अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को वन शॉट में देखा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 इसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, वो बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ थ्योरीज हैं, 3 थ्योरीज हैं, और ये तीनों थ्योरीज हमें बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ऑर्बिटल्स के अंदर रहता है और उसकी वजह से क्या मॉलिक्यूल के शेप पे असर आ रहा है। तो सबसे पहली थ्योरी क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वेस्पर्ट भी कहते हैं, VSEPRT, वेस्पर्ट थ्योरी भी कहा जाता है इसे। ये दी थी हमें गिल्स्पी और लिनहोम ने, ठीक है। तो ये भी कभी कभार एमसीक्यूज आ जाता है कि किसने दी थी थ्योरी, तो नाम आपको याद रखने हैं। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, 4 पोस्टुलेट्स हैं टोटल। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है मैं आपको भी दूसरे पॉइंट में बताऊंगी, लेकिन पहला पॉइंट क्या कहता है कि एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताता है? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताते हैं, यानी कि उसके शेप को बताते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर के जो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिंपल अभी आप ये समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से ज्योमेट्री बना रहे हैं, ये पॉइंट बताता है वेस्पर्ट। सेकंड पॉइंट क्या बताता है? एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब ये बता रहा है कि एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते क्या है। तो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 किस्म के होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा बॉन्ड पेयर, यानी कि एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये बॉन्ड पेयर कहलाता है। अब लोन पेयर क्या होता है? हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास काफी सारे लोन पेयर्स होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाए हुए वो लोन पेयर्स होते हैं। तो ये बाकी के जो 2 हैं ये लोन पेयर्स हो गए। तो एक्टिव सेट इलेक्ट्रॉन के अंदर आते हैं 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं बॉन्ड पेयर, एक होते हैं लोन पेयर। अच्छा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में नहीं आते, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बनाने में कोई हेल्प नहीं करते, उनका कोई रोल नहीं होता। अच्छा, एक्टिव सेट जो होते हैं, एक्टिव सेट का क्या मतलब है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं, ऐसे एंगल पे अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान के जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो कम से कम हो सके, वो ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज हो सके, ऐसे अरेंज करते हैं अपने आप को। ऑर्डर ऑफ रिपल्जन क्या है? सबसे ज्यादा रिपल्जन किस पेयर के बीच में होगी? तो लोन पेयर के दरमियान में ज्यादा वो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्जन इनके दरमियान में होगी। फिर उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में होगी, यानी कि जो बॉन्ड पेयर है ये और ये लोन पेयर, इनके दरमियान में उससे ज्यादा थोड़ी होगी। और सबसे ज्यादा बॉन्ड पेयर में होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक बॉन्ड पेयर है, इनके साथ एक और बॉन्ड पेयर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन एक और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के दरमियान की जो फोर्स होगी वो सबसे मिनिमम होगी एज कंपेयर टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर, सही है। अच्छा, इस थ्योरी के हिसाब से कुछ ज्योमेट्री किस तरीके से बनती है ये भी पूछा जा सकता है। तो टाइप क्या है? AB2, यानी कि एक सेंट्रल एटम है, उसके साथ 2 एटम लगे हुए हों। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल दी हुई है BeCl2, यानी कि Be हो और Cl और Cl हो, सही है, Cl और Cl हो। तो BeCl2 की एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब Be में जैसे कि B जो है हमारे पास सेंट्रल एटम और Cl2 2 है हमारे पास, इसके साथ 2 एटम लगे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी बन रही है? लीनियर बन रही है, ठीक है।
तो उसके अंदर टाइप क्या है, AB2, यानी कि एक सेंट्रल एटम होगा और उसके साथ दो आइटम लगे हुए होंगे। बॉन्ड पेयर दो आ रहे होंगे इनके दरम्यान में, लोन पेयर एक भी नहीं है जैसे कि अभी आपने देखा। और एक्टिव सेट कैसे आते हैं, इन दोनों को प्लस करके, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को प्लस करके एक्टिव सेट आते हैं। तो एक्टिव सेट यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, दो, क्योंकि दो ही बॉन्ड पेयर है। ज्योमेट्री कैसी बन रही होगी, लीनियर बन रही होगी। बॉन्ड एंगल 180 होगा इनके दरमियान में, देख सकते हो आप लोग, ये एंगल जो है 180 बन रहा होगा। और एग्जाम्पल में इसकी BeCl2 है। सिमिलरली AB3 को देखते हैं, इसमें क्या होगा, B सेंट्रल एटम होगा, 3 F लगे हुए होंगे, ठीक है। इसमें आप लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आ रहे हो, आपको पता है कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो फैन लाइक ज्योमेट्री होती है। इसके तीन जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 120 डिग्री पर अरेंज हुए होते हैं, इनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल आती है। और यहाँ पर बॉन्ड पेयर 3 होंगे, लोन पेयर एक भी नहीं होगा, और एक्टिव सेट भी हमारे पास 3 आ जाएंगे। तो ट्राइगोनल ज्योमेट्री हो जाएगी और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद AB2 है, लेकिन यहाँ पर A के साथ एक लोन पेयर है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने होंगे, चूंकि देखो जो यहाँ नंबर लगा होगा ना वही हमारे पास बॉन्ड पेयर होगा। और यहाँ पर एक लोन पेयर आ रहा है, तो एक बॉन्ड पेयर हो गया, एक लोन पेयर होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आ गया हमारे पास एक्टिव सेट। यहाँ पे ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल होगी, लेकिन इनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम होगा। 120 डिग्री से कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया, और हमने देखा था कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। अभी तक हम लोगों ने सारे बॉन्ड पेयर देखे, तो इस वजह से इनकी एंगल ज्यादा था, लेकिन अब जैसे जैसे लोन पेयर आते जाएंगे एंगल कम होता जाएगा। तो यहाँ पे ट्राइगोनल तो होगा ये, लेकिन लेस देन 120 डिग्री होगा। अब उसके बाद AB4 है, एक सेंट्रल एटम है A, इसके साथ 4 एटम लगे हुए होंगे सराउंडिंग में। तो इसके पास देखो यहाँ पे जो नंबर है वही इसका बॉन्ड पेयर होगा 4। लोन पेयर इधर एक भी नहीं है, तो यहाँ पर कितने आ गए, एक्टिव सेट 4 आ गए। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमारे पास 109.5 बॉन्ड एंगल होता है, और इसके एग्जांपल में मीथेन आ जाता है, या फिर इथेन भी ले सकते हैं हम। उसके बाद AB3 आ गया। AB3 में क्या है, A सेंट्रल एटम है जिसके साथ एक लोन पेयर है और 3 सराउंडिंग में एटम है, तो जो यहाँ पे लगा हुआ नंबर वही बॉन्ड पेयर होगा। उसके अलावा एक यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे 4 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल पैरामेडल होगी, ठीक है। और बॉन्ड एंगल इसका 107 डिग्रीज होगा। इसके एग्जांपल में NH3 आता है, क्योंकि NH3 में एक लोन पेयर होता है। उसके बाद AB2 है, जिसमें 2 लोन पेयर आ रहे हैं और 2 बॉन्ड पेयर है, तो 2 लोन पेयर आ गए, 2 बॉन्ड पेयर आ गए, एक्टिव सेट 4 आ गए। इधर जो ज्योमेट्री होगी वो एंगुलर या बेंट कहलाती है, और यहाँ पर जो एंगल होगा 104.5 होगा। ये ज्योमेट्री देखी जाती है वाटर के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अभी मैंने दिखाया था 2 लोन पेयर होते हैं, और वो बाकी क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास 6 होते हैं ऑक्सीजन के पास, जिनमें से 2 के साथ ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, बाकी बचे 4, जिसमें से 4 करके मतलब 2 लोन पेयर बन जाते हैं वो। तो ये सारी बातें कहता है हमें वेस्पर्ड थ्योरी, कि वेस्पर्ड थ्योरी ने जो बातें बताई उसके अकॉर्डिंग कैसे ज्योमेट्री बन रही है, किस तरीके के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आ रही है, वो हमने देख ली। अब उसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो हंट एंड मुलिकन ने दी थी, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है। अब ये थ्योरी कहती क्या है, ये कहती है कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतने ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यानी कि जब भी 2 ऑर्बिटल जोड़ेंगे तो उनसे मिलकर उतने ही 2 किस्म के ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 2 हमारे पास एक और एक मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल जोड़ा था, तो एक ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना और एक ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ठीक है। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर एनर्जी कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि जिस ऑर्बिटल में एनर्जी कम है वो वहां रहे, वो कम एनर्जी वाली जगह पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों हाइड्रोजन जब जुड़ेंगे, इनके ऑर्बिटल्स भी आपस में जुड़ेंगे, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले कोशिश करेंगे कि वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएं। ये पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाने की कोशिश करेंगे। जब ये फेल हो जाएगा तो
मजबूरन इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आप लोग कि एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दो इलेक्ट्रॉन थे, तो ये दोनों के दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले गए, एंटी बॉन्डिंग में इनको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी होती है और इसमें कम एनर्जी होती है। अब इसके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं कि इस थ्योरी ने और क्या क्या बताया। इस थ्योरी ने एक तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताया कि मॉलिक्यूल कैसे स्टेबल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा गेन होगी, ठीक है, तो एक बात तो ये होगी। उसके अलावा इसने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। कैसे बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है तो यानी कि उसने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। अगर वो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है तो मतलब उसने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। आई होप आपको इंटरफेरेंस याद हो कि जब ट्रफ से ट्रफ या क्रस्ट से ट्रफ या क्रस्ट से क्रस्ट मिलती थी तो इंटरफेरेंस होती थी, तो ये वेव की इंटरफेरेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर रखता है, पार्टिकल नेचर भी रखता है, वेव नेचर भी रखता है, तो इस थ्योरी ने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर बताया था, ठीक है। उसके अलावा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 बताया था, क्योंकि जितनी पिछली थ्योरीज थी वो सब कहती थी कि ऑक्सीजन जो है वो डायमैग्नेटिक है, लेकिन इस थ्योरी ने बोला कि नहीं, ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका बताया। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, पहले तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डिवाइडेड बाय 2। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने 2 लिख दिया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 0 थे तो मैंने 0 लिख दिया, माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 1। और ये बात हमें पता है कि एक हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, सही है। तो ये हो गया, ये वाली थ्योरी हो गई हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसने ये सारी बातें हमें बताई थी। उसके बाद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉलिंग और स्लेटर ने मिलकर दी थी, उन्होंने मिलकर दी थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के भी कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जब 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास बनेगा एक कोवेलेंट बॉन्ड, सही है। उसके अलावा शर्त क्या है दूसरी कि ओवरलैपिंग कब होती है, जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट स्पिन हो वो ही ओवरलैप करें, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, इसमें हाफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके अंदर हाफ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी स्पिन कैसी हो, अगर इसकी क्लॉकवाइज है तो दूसरी वाले की एंटी क्लॉकवाइज हो तो ही ये आपस में ओवरलैप करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो शर्त क्या थी कि एक तो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो, दूसरा उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी तो ही ओवरलैपिंग होगी, सही है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ओवरलैपिंग शुड बी लेस देन 50%। ओवरलैपिंग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50% से कम ही होनी चाहिए तो ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। उसके अलावा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, मतलब 2 एटम जितने ज्यादा दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हुए होंगे उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, मतलब उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के कि कितना ज्यादा मजबूत है बॉन्ड, और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है उसे तोड़ने के लिए, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी हो गई। उसके अलावा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल के। बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है, 2 एटम्स के दरमियान का एंगल। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है और ये कार्बन है, अब ये दोनों एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इनके दरमियान का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इनके दरमियान डबल बॉन्ड जब बनेगा तो डिस्टेंस और कम हो जाएगा, और जब हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाएंगे क्योंकि फोर्सेस ज्यादा हो गई। जितने बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, बॉन्ड की मजबूती बढ़ती जा रही है, इसी के साथ साथ एटम्स करीब आते जा रहे हैं, तो इसीलिए बॉन्ड एंगल क्या होगा इनके दरमियान का कम होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग है। इस थ्योरी के हिसाब से कुछ टाइप्स निकाली थी ओवरलैपिंग की जो 2 किस्म की होती हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग पढ़ते भी हैं। एक होती है सिग्मा
ओवरलैपिंग और एक होती है पाई। सिग्मा में क्या होता है, दो जो ऑर्बिटल है वो हेड टू हेड, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है, सही है। तो ये होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। साइडवेज और पैरेलल ओवरलैपिंग क्या होती है, ऐसे कि ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर पैरेलल ओवरलैपिंग करें। तो जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है वो सिग्मा होता है, जो साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है वो पाई होता है, ठीक है। उसके अलावा ओवरलैपिंग जब एस एस के दरमियान में होती है तो वो थोड़ी वीक होती है, एस पी के दरमियान में होगी तो वो थोड़ी स्ट्रांग होगी, और पी के दरमियान की सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसका रीजन क्या है कि अगर आप एस और एस को देखो, ये एक एस ऑर्बिटल है, ये एक एस ऑर्बिटल है, अगर ये लोग ओवरलैपिंग करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये ज्यादा करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ओवरलैपिंग 50% से कम होनी चाहिए, अभी हमने देखा, तो इनकी 50% से कम बहुत कम हो रही है। इसी तरह आप आओ एस और पी पे, ये एस है ये पी है, इनके दरमियान में भी 50% से कम पे भी इतना ज्यादा ये एक दूसरे के अंदर नहीं ओवरलैप हो रहे। लेकिन अगर पी और पी को देखो, एक तो इनका एरिया बहुत ज्यादा है, तो ये अगर बहुत ज्यादा भी ओवरलैप कर लेंगे तो भी एक दूसरे के ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो इस वजह से पी और पी की जो ओवरलैपिंग होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, सही है। अच्छा, उसके अलावा पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड कब बनता है, जब पी और पी की ओवरलैपिंग होती है, जब पी और डी की ओवरलैपिंग होती है या डी और डी की ओवरलैपिंग हो तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, जब भी दो एटम के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो वो एक ही बनेगा। अगर उन दो एटम्स के बाद एक के बाद दूसरा कोई बॉन्ड बन रहा है तो वो पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे यहाँ पर देखो आप लोग, मैं इसको दोबारा से करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, ये कार्बन है, इन्होंने पहला बॉन्ड बनाया तो ये पहला बॉन्ड सिग्मा बनाएंगे। अब इन्हीं के दरमियान में अगर कोई दूसरा बॉन्ड बन गया तो फिर ये पाई बनेगा। इसी तरीके से तीसरा बनाएंगे तो वो दोनों ऊपर वाले पाई होंगे और ये वाला सिग्मा होगा, सही है। तो हमेशा दो एटम्स के दरमियान में एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन दो एटम्स के दरमियान में एक से ज्यादा पाई बॉन्ड बन सकता है। जैसे कि हमने देखा 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन कार्बन के दरमियान में। सिग्मा बॉन्ड जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता रोटेशन, जैसे कि अब दो एटम्स के दरमियान में एक बॉन्ड बना तो वो आसानी से रोटेट कर सकते हैं, ऐसे गोल गोल घूम सकते हैं। लेकिन अगर उनके दरमियान में 3 बॉन्ड का मतलब क्या, 3 रस्सियों से बांध दिया हमने उन्हें, तो उनका घूमना मुश्किल हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी उनकी रोटेशन में। तो पाई बॉन्ड जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है रोटेशन, लेकिन सिग्मा बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट नहीं करता रोटेशन को। तो ये सारी बातें थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें बताई। उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से आप लोग काफ़ी फेमिलियर हो गए, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में काफ़ी पढ़कर आ रहे होते हो और सेकेंड ईयर में भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जब दो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं तो ये चीज़ कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो एस पी से मिला तो दो हमारे पास एस पी ऑर्बिटल्स आ गए, एक ये रहा एक ये रहा, इसमें थोड़ा बहुत एस का कैरेक्टर होगा और थोड़ा पी का कैरेक्टर होगा। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि एस पी हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी कि एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है जब, तो फिर ज्योमेट्री क्या बनती है, लीनियर बनती है, बॉन्ड एंगल 180 आता है। और इसके एग्जांपल में BeCl2 या फिर ये जो है हमारे पास इथाइन आता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है, 120 डिग्री एंगल होता है, और इसके एग्जांपल्स में आता है BF3 या फिर इथीन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, 109.5 बॉन्ड एंगल होता है। CCl4 इसके एग्जांपल है और मीथेन इसके एग्जांपल है, और इथेन भी इसकी एग्जांपल है, सही है। उसके अलावा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो प्लस उसके साथ एक लोन पेयर भी आ रहे हो किसी भी एटम के अंदर, जो सेंट्रल एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो कर रहा हो मॉलिक्यूल, लेकिन उसमें एक लोन पेयर भी आ रहा हो तो भी इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन उसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होगा। इसके एग्जांपल में NH3 आ गया। अच्छा, ये जो है sp3 वाला, इसमें टेट्राहेड्रल के बजाय अगर आप लोग जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था NH3 के एग्जांपल में, तो ट्राइगोनल पैरामेडल ज्योमेट्री आ रही थी, तो आप टेट्राहेड्रल के बजाय ये भी बोल सकते हो कि ट्राइगोनल पैरामेडल, सही है। और 107 डिग्री का एंगल होगा, इसकी एग्जांपल NH3 होती है। उसके बाद लास्ट है sp3 आ रहा हो ज्योमेट्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, लेकिन
दो लोन पेयर आ रहे हो तब भी टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन अगेन अगर आप टेट्राहेड्रल के बजाय यहाँ पर बेंड या फिर एंगुलर इस्तेमाल करो तो ज्यादा बेटर होगा। एंगल इसका 104.5 डिग्री बनेगा और एग्जाम्पल में इसकी वाटर आ गया। सही है, ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो एमडी कैट और रीकेट हम दे रहे होते हैं उसमें हमसे स्ट्रक्चर में बनवा के नहीं पूछा जाता। मोस्टली ऐसे ही बोल देते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, या एग्जांपल्स दे देंगे कि इनमें से किसके दरमियान में sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, या इनमें से किसके दरमियान में sp2 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्योमेट्री कैसी बन रही होगी। तो इस किस्म के एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। तो हमें पूरा बना के नहीं दिखाना, इसलिए मैं आपको बना के पूरा नहीं दिखा रही हूँ, डिटेल नहीं देनी आपको, ठीक है। उसके बाद है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई बॉन्ड बनता है दो एटम्स के दरमियान में या फिर बॉन्ड टूटता है तो जो एनर्जी रिलीज हुई है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उस एनर्जी को कहते हैं हम बॉन्ड एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी मोस्टली देनी पड़ती है हमें, ठीक है, और बॉन्ड बनवाने के लिए। और जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज हो रही है ये बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। बॉन्ड एनर्जी के जरिए हम लोग तीन बातें पता लगा सकते हैं। एक, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। देखो अगर मॉलिक्यूल पोलर होगा तो बॉन्ड एनर्जी उसके अंदर ज्यादा होगी, अगर नॉन पोलर होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, ठीक है। ये बातें याद रखना। फॉर एग्जाम्पल एक एमसीक्यू दे दिया जाए, उसमें बोला जाए आपसे चारों में से चारों के आपको बॉन्ड एनर्जी दे दी जाए, बताया बोला जाए कि बताओ उसमें से पोलर ज्यादा कौन है, तो पोलर वही ज्यादा होगा जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा गिवन होगी, ठीक है, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो नॉन पोलर होगा। सही है, तो पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल आप इस तरीके से पता लगा सकते हो बॉन्ड एनर्जी से। साइज ऑफ बॉन्डेड एटम भी पता लगा सकते हो। कैसे पता लगा सकते हो, हमेशा जब दो एटम छोटे छोटे होंगे उनके दरमियान की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। दो एटम्स अगर बड़े हैं, उनका साइज बड़ा है, जुड़े हुए आपस में, तो उनकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो कम होगी। तो साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी, इधर लिख देती हूँ मैं, साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और अगर साइज छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब इनवर्स रिलेशन है, जितना साइज छोटा होगा मॉलिक्यूल का उनके दरमियान में एनर्जी ज्यादा निकलेगी, अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो एनर्जी कम निकलेगी। प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के बारे में पता लगा सकते हैं। जब देखो एक बॉन्ड होगा, जैसे भी हमने कार्बन में देखा, जब कार्बन के दरमियान में एक कम बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। डबल बॉन्ड बन गया तो एनर्जी ज्यादा होगी, ट्रिपल बन गया तो बॉन्ड एनर्जी और भी ज्यादा हो जाएगी। सही है, तो ये बॉन्ड एनर्जी के थ्रू हम ये तीनों बातें पता लगा सकते हैं। अब आ जाती है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है, दो एटम फॉर एग्जांपल ये कंबाइन हुए हैं और ये इनका न्यूक्लियस है, तो ये जो इनके न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस है ना, ये बॉन्ड लेंथ होता है। सही है, ये बॉन्ड लेंथ कहलाता है। बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, और बॉन्ड पोलैरिटी भी होती है, बॉन्ड पोलैरिटी की भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड पोलैरिटी कम होगी। तो ये भी आपको बातें याद रखनी है, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। सही है, उसके बाद है आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक कैरेक्टर कब आता है, जब दो एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हो और उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कुछ ना कुछ आ रहा हो, जीरो ना हो, कुछ ना कुछ आ रहा हो, जीरो से ज्यादा होगा तो उनके दरमियान में लाजमी आयनिक कैरेक्टर होगा। आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या है कि दो एटम्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव पोल्स आ जाना। फॉर एग्जाम्पल HCl की एग्जाम्पल लिखी है मैंने, यहाँ पर क्या होता है कि क्लोरीन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो एटम्स आपस में यूं सेंटर में अपने इलेक्ट्रॉन को रख के शेयर कर रहे होते हैं। अब आयोनिक कैरेक्टर में क्या हो जाता है कि ये जो क्लोरीन है चूंकि ये नेगेटिव है तो ये थोड़ा सा अपनी तरफ इस बॉन्ड पेयर को कर लेता है, तो ये यहाँ से उठ के थोड़े से इस तरफ आ जाता है, जिससे क्या होता है क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाता है। पार्शियल नेगेटिव क्यों आता है,
क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए नहीं है, सिर्फ अपनी तरफ थोड़े से कर लिए हैं, तो पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाता है। और जब इसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली पार्शियली पॉजिटिव साइन आ जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिखे हुए मैंने, जिन एटम के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आ रहा होगा उनके अंदर आयोनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो, जैसे हाइड्रोजन को आप फ्लोरीन के साथ जोड़ोगे तो 4 - 2.1 करोगे तो तकरीबन 1.9 आएगा, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो इनके दरमियान में सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर पाया जाएगा। सिमिलरली सबके आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर क्लोरीन और नाइट्रोजन, फिर ब्रोमीन, कार्बन और सल्फर, आयोडीन और हाइड्रोजन, सबकी मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, ये आप लोग याद कर लेना। और फिर इनका डिफरेंस निकाल के, फॉर एग्जांपल आपको बोलता है कि H और Cl है, इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, तो आप इन डिफरेंस निकाल के बता सकते हो। या आयनिक, आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं उनमें से बोले कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है या कौन आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा शो करेगा, तो आप डिफरेंस निकाल के पता कर सकते हो अगर आपको ये वैल्यूज़ पता हो तो। और मोस्टली यही आती हैं, मेनली जो होती है वो यही पूछी जा रही होती है ज़्यादातर। उसके बाद है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी पता लगानी हो कि ये पोलर है या नहीं है, मतलब उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर है कि नहीं है, उसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बात को मेजर जब करते हैं तो वो हम उसको डायपोल मोमेंट कहते हैं। और डायपोल मोमेंट में हम कैसे मेजर करते हैं, हमेशा डायरेक्शन करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव वाले आइटम से एरो स्टार्ट होता है और वो पॉजिटिव वाले आइटम से स्टार्ट होता है और नेगेटिव वाले आइटम की तरफ जाता है। सही है, तो ये 2 बातें हो गई। उसके अलावा इसका फॉर्मूला क्या होता है, E × D, E यानी कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मल्टीप्लाई बाय D, डिस्टेंस उन दोनों एटम्स के दरमियान का। इससे आप डायपोल मोमेंट पता लगा सकते हो। और इसके कुछ यूनिट्स भी होते हैं, एक होता है कूलम इंटू मीटर, ये ऐसा यूनिट है, एक है ESU इंटू सेंटीमीटर, ये CGS यूनिट है, और डिवाइस का एक कॉमन यूनिट है, कॉमनली इसको कहा जाता है डायपोल मोमेंट को। अब कुछ एटम्स देख लेते हैं कि किन के दरमियान में हमें डायपोल मोमेंट मिलेगी, इनके दरमियान में नहीं मिलेगी। अच्छा, चूंकि ये इसका स्ट्रक्चर वगैरह इतना पूछा नहीं जाता, मोस्टली आपसे MC कुछ देगा यही पूछेगा कि बताओ इसमें से किसके अंदर डायपोल मोमेंट होगी और किस में नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना किन एटम के दरमियान में 0 डायपोल मोमेंट होगी, जो एटम एक जैसे होंगे या फिर जो सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि उनके दरमियान की ज्योमेट्री लीनियर आ रही होगी। लीनियर से क्या मतलब है, वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे। तो लाइक एटम्स यानी कि H2, Cl2, F2, I2, Br2, इस तरीके के एटम्स जो होते हैं वो लाइक एटम्स होते हैं, एक जैसे एटम, इनके दरमियान की डायपोल मोमेंट 0 होगी। ठीक है, क्योंकि हमेशा अगर क्लोरीन से जुड़ेगा तो वो ऐसे ही जुड़ेगा, तो इनका इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इस वजह से इनके दरमियान की डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगी, मतलब ये पोलर नहीं होंगे। उसके अलावा सिमेट्रिकल एटम जैसे CO2 की अगर मैं एग्जांपल दूं तो CO2 में क्या है, कार्बन होता है, उसके इस तरफ भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा हुआ होता है, इस तरफ भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा होता है, तो ये इफेक्ट दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे भी ये इनकी पोलैरिटी 0 आ जाती है। इसी तरीके से CH2 में होता है, इसी तरीके से CH4, CCl4, BF3, ये सब दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो नॉन पोलर रहता है। उसके बाद नॉन जीरो किसमें होगी, नॉन जीरो या तो अनलाइक एटम्स हो या फिर अनसिमेट्रिकल हो। अनलाइक यानी कि HF, HCl, HBr, HI, इस किस्म के एटम के दरमियान में, जैसे हमने अभी HCl की देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी आ रहा था, तो मतलब ये पोलर होंगे, पोलैरिटी होगी इनमें कुछ ना कुछ। और यहाँ पर अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल जैसे कि NH3 है, ठीक है, इसमें एक लोन पेयर भी आ रहा होता है, H2O है, H2S है, CHCl3 है, तो इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो अनसिमेट्रिकल होती है, यानी कि जैसे यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है इफेक्ट की, यहाँ पे नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर पोलैरिटी होती है। तो मैंने जितनी मैक्सिमम एग्जांपल्स थी वो यहाँ पे लिख दी हैं, इसके हिसाब से आप लोग याद कर लेना कि किस में पोलैरिटी किस मॉलिक्यूल में हो सकती है, किस में नहीं हो सकती। अगर याद होगा तो बहुत आसानी से आप लोग MCQs में इजीली टिक कर दोगे, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उस पर।
तो ये हमारा पूरा चैप्टर नंबर 3 है जिसको अभी हमने कवर किया। आई होप आपको इसमें सब समझ आ गया हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।